औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनकबूत रुकू नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं कि तारीख से सबक लो। फिर कौम नूह और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो वो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं, अल्लाह ही रोज़ी रसां है, उसी की बंदगी करो, शुक्र अदा करो, वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा, वो हर शय पर कादिर है। वो अल्लाह जिसे चाहे दुख दे, जिस पर चाहे रहम करे, उस अल्लाह के सिवा कोई हमायती या मददगार नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात कर रहे थे। बात इस तरह से चली कि पार्ट परफॉर्मेंस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होगी, और पार्ट परफॉर्मेंस की दूसरी जो शर्त है वो फॉर कंसिडरेशन है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन हो और मुंतकली गैर मनकूला जायदाद का जो कंसिडरेशन है, मुआवजा है, हमेशा दुरुस्त और बेहतरीन बदल होना चाहिए। और सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस का असूल जो वाज़ेह करता है, उसका ये बुनियाद यही है कि अगर मुआवजा बदल जो है वो नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है या वो दस्तावेज़ इंतकाल जो है वो कतई सूरत सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत पार्ट परफॉर्मेंस में फॉल नहीं करेगा। मसलन गिफ्ट्स जो हैं, गिफ्ट्स की बाबत अगर कोई मुआहदा हुआ है तो उसका पार्ट परफॉर्मेंस तो नहीं है। अब पार्ट परफॉर्मेंस हिबे पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फॉर नो कंसिडरेशन है, हिबा कंसिडरेशन के बगैर है। और अगर वो व्यय है, कंसिडरेशन के साथ है, माकूल कंसिडरेशन, देन 53A डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो अप्लाई होगा। और ये आमतौर पे दलील दी जाती है हमारे यहाँ कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 53A जो है ये सिर्फ वो मुआख्ता व्यय पर अप्लाई होती है। ये बात थोड़ा सा इसके स्कोप को नैरो कर देती है। याद रखिएगा कि सेक्शन 53A के अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट परफॉर्मेंस वाज़ेह कर रहा है उसका इतलाक तमाम एग्रीमेंट्स पर होगा जिसमें कंसिडरेशन मौजूद हो और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, यानी बदल के साथ होना, फॉर कंसिडरेशन होना, दैट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अब अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखें तो इसमें कहीं भी कंसिडरेशन का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अब कंसिडरेशन के लिए हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2 को निकालते हैं, वो कहती है कि जब प्रोमिसर की ख्वाहिश पर प्रॉमिसी या किसी दूसरे शख्स ने कोई फेल किया हो और ऐसा फेल विद कंसिडरेशन हो, यानी कुछ ना कुछ उसके बदल दिया जाए, तो वो बदले अहद कहलाता है। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जो है उसके बदल जो है उसके लौटा दिया गया, उसकी तरफ से दे दिया गया। अब
जो भी मुआहदा इमूवेबल प्रॉपर्टी का है वो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और हर तरह के मुंतकली जायदाद के जो मुआहदात हैं अगर वो फॉर कंसिडरेशन है, उसमें माकूल कंसिडरेशन मौजूद है, देन वो सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस पे फॉल करेगी, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगर हम हक महर की बात करें तो क्या हक महर जो है वो कंसिडरेशन में आएगा तो नहीं आएगा? अब मोहम्मदन लॉ के तहत हक महर के मुआहदा पर भी बात तो वही आ जाती है, क्योंकि एक मुआहदा है जिसकी तामील के लिए वो शादी कर रही है, और बदल क्या है? ब्राइड इज इन पोजेशन एंड हैज मैरिड इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलें, इस बात की इंटरप्रिटेशन जो है ये 2019 तक इसकी हमें मिल जाएगी, और इसकी अगर हम बुनियाद में जाना चाहें तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1939 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पेज 653 हमें इस बात के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे देती है। इसके अलावा इसी बात को 2004 SCMR पेज 530 में और 2009 SCMR पेज 589 में भी डिस्कस किया गया है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट की आप पार्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं वो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री का नहीं होना चाहिए, हिबा नहीं होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी बात है दैट इज द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट शुड बी इन द रिटर्न फॉर्म। अब अगर हम ओरल एग्रीमेंट पे पार्ट परफॉर्मेंस में आ जाते हैं तो क्या सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई होगी? नहीं होगी। मुआहदा हमेशा तहरीरी होना चाहिए। ज़बानी मुआहदा जो है वो सेक्शन 53 प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में फॉल ही नहीं करता है, क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस किसकी है? कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉन्ट्रैक्ट जो है इन द रिटर्न फॉर्म होना चाहिए, लवाजमात पूरे होने चाहिए। उसके बाद जो तहरीरी मुआहदा है दैट शुड बी द साइंड एग्रीमेंट, यानी जिस मुआहदे की पार्ट परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं ना, वो ना सिर्फ तहरीरी होना चाहिए बल्कि मुआहदा करने वाले या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरफ से दस्तखत भी होने चाहिए, अदरवाइज उसकी 0/0 वैल्यू है। अब इस बात को अगर हम मजीद लेके चलें, मसलन जो शख्स सेक्शन 53 के तहत कोई बार कायम करना चाहता है तो फिर तो लाजमी बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन रिटर्न फॉर्म में हो और पार्टी के दस्तखत मौजूद हों जो सेल आउट कर रही है। यानी आगे बात आ जाएगी कि ऑस्टेंसिबल ऑनर है या रियल ऑनर है, और जहां पर मुआहदा उस शख्स की तरफ से दस्तखतशुदा हो जिसका किया हुआ काम असल मालिक के लिए काबिल पाबंदी हो, यानी उसका मजाज नुमाइंदा हो, या वो खुद दस्तखत करे या वो उसका मजाज नुमाइंदा दस्तखत करे। इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें PLD 1980 लाहौर हाईकोर्ट पेज 86 में हमें मिलती है। इस बात की मजीद अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो हमें 2003 SCMR पेज 327 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाती है। और उसके बाद याद रखिएगा कि जो शरायते मुआहदा हैं वो असरटेन विद
सर्टेनिटी यानी उनका तयन यकीनी होना चाहिए। अब बात फिर वहीं पर रुकती है कि जो भी शराइत वाज़े की जा रही हैं, जो भी शराइत जो हैं वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखी जा रही हैं, वो सर्टन होनी चाहिए, तयशुदा होनी चाहिए, और उन शराइत का तयन इतना यकीनी होना चाहिए कि उनके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। अगर एम्बिग्विटी रह गई ना उस मुआहदा इंतकाल के अंदर, तो सेक्शन 53 उस पर अप्लाई नहीं होनी है। इस बात की मज़ीद आपने इंटरप्रटेशन देखनी हो तो आपको 2009 SCMR पेज 589 में आपको इस बात की इंटरप्रटेशन मिलेगी। अब पार्ट परफॉर्मेंस के कंसेप्चुअल स्टडी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा खुश्क मामला है, इसको अगर हम एकदम से करेंगे तो फिर हमें समझ नहीं लगेगी। इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम करते हैं, वो मेरे लिए भी आसान होगा, चाय शाय पीता रहूँगा साथ साथ, और आपके लिए भी आसान होगा कि छोटे छोटे सीक्वेंट्स में जब दिल करे आप देखिएगा पार्ट वाइज। लें दोस्तों, अब पार्ट परफॉर्मेंस जो है एक अहम इशू है, असल प्रिंसिपल है। जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से कोई केस कर रहे होते हैं, उसमें जो परचेज़र है वो कहता है कि जी ये पार्ट परफॉर्मेंस मैं की है और मैं जनाब हकदार हूँ उस प्रॉपर्टी का, तो फिर जो सेलर होता है वो बेचारा मुख्तलिफ मामलात पे देखता है। अब इन सारी चीज़ों को ये लीगली हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अब ये इक्विटेबल रिलीफ तो है, लेकिन इक्विटेबल रिलीफ आपको पता थोड़ा सा खुश्क सा मामला है, क्योंकि इसमें बार बार प्रीवी काउंसिल और इंग्लिश कॉमन लॉ की बात आ जाती है, और उसमें जनाब हम उलझ के रह जाएंगे। तो फिर बातें चलती रहेंगी, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं कुछ देर के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।